अपना पॉलिटी चल रहा था, राजनीति चल रहा था। कुछ ऐसे दोस्तों का कमेंट आया कि सर जल्दी से ज्योग्राफी का डालो, तो मैं उनको बता दूं कि सारे चैप्टर को मैं धीरे धीरे करके डाल दूंगा। आपका दरोगा और बीपीएससी के एग्ज़ाम तक में मैं सारा टॉपिक को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अपना चल रहा था मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार में हम लोग समानता का अधिकार को पढ़ लिया था। समानता का अधिकार को हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो दोस्त इसे नहीं पढ़े हैं तो वो पहले वाले वीडियो में देख लें, पार्ट 1 में डाला हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 14 से 18, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे भी और याद भी कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। चलो, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 और अनुच्छेद 22 बिल्कुल सरल तरीके से हम लोग इसे याद कर लेंगे। देखो, अनुच्छेद 19 में है 19, 9 का उल्टा है 6, यानी कि इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट 22, ठीक है। 22 में है 24 वाला, यानी 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए, यानी 22 में 24 वाला और 24 में है 14 वाला। 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, इस तरह के निरोध किया गया है। तो अनुच्छेद 22 में कहता है कि गिरफ्तारी से, गिरफ्तारी निरोध संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी निरोध संरक्षण, आप गिरफ्तार होने से पहले आप क्या थे? स्वतंत्र थे, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता। अब बच गया एक 20 का संबंध अपराध से है, बस हो गए पूरा। अपराध के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि, एक एक करके फिर से हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि, 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय, यानी कि गिरफ्तारी निरोध संरक्षण के संबंध में कहता है। तो इस प्रकार से हम एक एक करके सभी को देखते हैं, ठीक है। एकदम आसान है, कहीं समस्या नहीं होगा, ठीक है। चलो, अनुच्छेद 19 एक बार फिर से देखते हैं, 20, 21 और 22। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और 22 गिरफ्तारी निरोध संरक्षण से संबंधित है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलो, सबसे पहले है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, एक एक करके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। सबसे पहला काम, अनुच्छेद 19 का 1, कहीं पर 19 का A, B, C, D करके भी लिखा हुआ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 19 का 1 याद रखेंगे। सबसे पहला काम होता है व्यक्ति का बोलना, ठीक है। तो 1 में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहला काम बोलना, और जब बोलेंगे तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इकट्ठा होने का मतलब है कि सभा या सम्मेलन कह सकते हैं उसको। तो दूसरा है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता,
सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब जब सभा जब लग गई, सभी लोग जब इकट्ठा हो गए, तो सभी लोग बोले कि चलो संगठन बना लेते हैं। अगला नेक्स्ट है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संगठन बना लिए, तो अब कुछ लोग का कहना है कि चलो यहां पर तो सभी लोग जुड़ गए, अब दूर दूर जाकर के लोगों को इसके बारे में बताते हैं। दूसरे जगह पर जाकर जब लोगों को जा कर बताना शुरू किए, तो एक प्रकार से घूमने का काम करना शुरू कर दिए। यानी कि चौथा कहता है घूमने या संचरण की शक्ति, संचरण की शक्ति की स्वतंत्रता, यानी घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब घूम घूम करके लोगों को बताना शुरू कर दिए, तो कुछ ऐसे जगह थे जो कि अच्छे लगे लोगों को और लोग वहां पर रहना पसंद किए। यानी कि निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब जब लोग कहीं पर रहना शुरू कर दिए तो उसे तो रोजगार चाहिए, यानी कि जीवन यापन को चलाने के लिए उपजीविका की स्वतंत्रता, उपजीविका की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे कोई व्यापार रोजगार करने की स्वतंत्रता। अब हम लोग एक एक करके इसे बिल्कुल विस्तार पूर्वक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब आप बोलेंगे तो अपनी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति, किसी भी प्रकार के विचार को आप रख सकते हैं, यानी विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत। जब आप किसी भी बात को बोलेंगे तो उसे प्रेस करने की भी स्वतंत्रता है। प्रेस भी किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 19 का 1 के अंतर्गत आता है। प्रेस के साथ साथ में आप उसे विज्ञापन भी कर सकते हैं, या फिर टीवी पर भी कभी कभी देखते होंगे कि इसे विज्ञापित किया जाता है, तो ये सभी चीजों को लिया जाता है अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत। अब बात आती है कि क्या इस पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। इस पर भी रोक लगाई जा सकती है कब? जब भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर यदि किसी प्रकार का आंच आती है तो इस पर बोलने पर भी प्रतिबंध लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ यदि आप न्यायालय की मानहानि कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय की अवमानना करने पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है। या तो फिर जैसे कि कहीं पर आप डीजे बजा रहे हैं, किसी व्यक्ति को साउंड से यदि प्रॉब्लम है तो वह व्यक्ति आपकी आज़ादी को वो समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें संप्रभुता पर एवं अखंडता पर किसी प्रकार की आंच आती है तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को समाप्त की जा सकती है। दूसरा देखते हैं, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता सभी लोगों के पास में है, लेकिन वह सभा होना चाहिए बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार का वह सभा का आयोजन कर सकता है। इसके साथ साथ में सभा के आयोजन के साथ साथ में वह जुलूस भी निकाल सकता है, लेकिन वह हड़ताल नहीं कर सकता है, हड़ताल नहीं कर सकता है। दूसरा है कि क्या इस पर भी प्रतिबंध लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। जब भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर किसी प्रकार की मानहानि होती है तो इस पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है। अगला नेक्स्ट है किसी भी प्रकार के संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार के संघ या संगठन का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि बजरंग दल हो गया, SFI हो गया, AIYF हो गया, तो किसी भी प्रकार के संगठन का आयोजन का निर्माण कर सकते हैं। अगर इससे किसी भी प्रकार के लोगों को परेशानी है तो इस पर वही बात, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता पर यदि किसी प्रकार की आंच आती है तो प्रतिबंध लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है संचरण की शक्ति। ये जनता के हित में है, जनता के हित में लिया जाता है। यदि किसी जगह पर जाने से किसी भी व्यक्ति को यदि परेशानी लोगों को होती है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं SC या ST क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को जाने से उन लोगों को परेशानी है तो वहां पर आपको घूमने से प्रतिबंधित लगाया जा सकता है, यानी वहां पर आपको घूमने से रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है निवास करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत अपवाद आती थी। अपवाद की जहां तक बात आती है तो अपवाद में एक ही राज्य था, जम्मू एंड कश्मीर।
आप पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप नहीं बस सकते, जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां पर निवास नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वहां पर भी ये व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई, अब वहां पर भी आप निवास कर सकते हैं। तो किसी भी स्थान पर रहने की आज़ादी है, कहीं पर भी आप रह सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 के 5 के अंतर्गत। 6 में कहता है उपजीविका की स्वतंत्रता। आप अपने जीवन यापन के लिए किसी भी प्रकार के भारत में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का रोजगार कर सकते हैं। एक बार ऋषिकेश मामला आया था, वहां पर एक व्यक्ति क्या किया कि अंडे की दुकान को चला रहा था। ऋषिकेश मामले, अंडे की दुकान एक धार्मिक स्थल, ऋषिकेश एक धार्मिक स्थल है, तो वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं थोड़ा सा धर्म को अवरुद्ध करता है, तो इस प्रकार से आप पर प्रतिबंध लगाई जा सकती है। लेकिन आप भारत में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का उपजीविका चलाने के लिए रोजगार कर सकते हैं, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की या घूमने की शक्ति कहीं पर भी, या और निवास करने की, किसी भी स्थान पर आपको बसने की स्वतंत्रता या फिर उसे छोड़ने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है उपजीविका की स्वतंत्रता। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि। अपराध के लिए दोष सिद्धि। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के व्यवधान की विश्लेषण की गई है। तीनों को हम लोग आसानी से देखते हैं। सबसे पहला कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध किया है तो उस व्यक्ति को वर्तमान समय में जो कानून है उस कानून के तहत ही उस व्यक्ति को दंडित किया जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान कानून के आधार पर उसे दंडित किया जाए। उसके पहले जो कानून थी या फिर अपराध के बाद जो कानून बनने वाली है उससे किसी भी प्रकार की लेना देना नहीं, वर्तमान की जो कानून व्यवस्था है उसके तहत अपराधी को दंडित किया जाए। दूसरा में कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को, यदि एक व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो उसे एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाए। यह अनुच्छेद 20 का 2 में कह दिया गया है। अनुच्छेद 20 का तीसरा कहता है कि खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि किसी प्रकार के अपराधी को रखा जाता है तो उस अपराधी का नार्को टेस्ट नहीं किया जाए। नार्को टेस्ट का मतलब होता है कि यह एक प्रकार की दुर्गंध होती है। इस विषैले दुर्गंध को जब उस अपराधी को सूंघा दिया जाता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, पुरानी बातों को वो बिल्कुल सच्ची घटनाएं के रूप में बताना शुरू कर देता है। तो नार्को टेस्ट की इजाज़त नहीं देती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। नार्को टेस्ट की इजाज़त नहीं देती है जबकि डीएनए टेस्ट को कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में दोष सिद्धि के लिए इसे रखा गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत यह कहा गया है सबसे पहला एकांता का अधिकार। यानी कोई व्यक्ति यदि आप अकेले रहना चाहता है तो वो बिल्कुल रह सकता है, वो स्वतंत्र है। एकांता का अधिकार के साथ साथ है प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा पाने का अधिकार। यानी चिकित्सा का अधिकार, यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का इलाज होना चाहिए, तो चिकित्सा का अधिकार। इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल एवं प्रदूषण रहित वायु लेने का अधिकार है। यदि कोई महिला चाहती है बच्चा पैदा नहीं करूं तो वो महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती है।
इसके साथ साथ यदि वालात श्रम कह सकते हैं, वालात के रूप में यदि हम कह सकते हैं कि जबरन किसी महिला से सेक्स करना चाहते हैं तो वो अगर मानहानि करती है तो आप उसके विरुद्ध हैं। कोई महिला गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर सकती है। आप हमेशा याद रखें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपको जीने का अधिकार है। कभी कभी क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए वो कभी टंकी पर चढ़ जाते हैं कि मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगा। उस स्थिति में प्रशासन क्या करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर बंद कर देते हैं। तो उसको इसलिए बंद कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति प्राण देने के लिए चला गया था, तो उसे शांत करने के लिए सुरक्षा दिया जाता है। हमेशा आप याद रखें आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। सबसे मोस्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का क या ए भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है। इसके अंतर्गत लिया जाता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। यह हमारे संविधान में नहीं था। शिक्षा का अधिकार जैसा कि हमने पिछले में भी पढ़ा था, जैसे कि मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य में यह कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। फिर हमने नीति निर्देशक तत्व में यही बात पढ़ा था अनुच्छेद 45 में। 45 में कहा था कि 6 वर्ष तक के बच्चे को राज्य सरकार मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराएगा। तो उसी प्रकार से अनुच्छेद 21 कहता है कि शिक्षा का अधिकार, यह हमारे संविधान में नहीं था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे संविधान में जोड़ा गया। पूरे देश में इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, यानी 2010 को पूरा देश में इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 22। अगला है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी, निरोध, संरक्षण। इसके अंतर्गत 2 प्रकार का संरक्षण है। सबसे पहला है सामान्य दंडित नियम। दूसरा है निवारक दंडित नियम। इसे हम लोग समझते हैं। सामान्य दंडित नियम का तात्पर्य इस बात से है कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार का व्यवधान किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें कहा गया है कि पहला में कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध किया है तो उसके ऊपर FIR होगा, गिरफ्तारी करने का वारंट आएगा। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे कारण पूछने का अधिकार होता है कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार कर लेगा। तो सबसे पहले कारण पूछने का अधिकार होता है। दूसरा होता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी न्यायालय यानी जज के सामने खड़ा करवाने का अधिकार होता है। अब इसमें आने जाने का समय को छोड़कर, जैसे यदि किसी व्यक्ति को गुजरात से यदि अरेस्ट किया गया है तो उसको वहां से आने में ही 2 दिन लग जाएगा, तो आने जाने का समय जो होता है उसे छोड़कर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद उसे मनपसंद वकील करने का अधिकार होता है। अपने पसंद का वकालत से सलाह लेने का अधिकार होता है। यह नियम विदेशी प्लस देशी दोनों के लिए, अपने तथा विदेशी दोनों के लिए लागू होता है। निवारक दंडित नियम के अंतर्गत देखते हैं। निवारक दंडित नियम का तात्पर्य इस बात से है कि इसे लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं तो लोक व्यवस्था, जैसे चुनाव के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को बगैर किसी मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को उठा कर ले आया जाता है। उसको पता भी नहीं चल पाता है कि मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है। या फिर कभी कभी देखते होंगे मंत्री या प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं तो वैसे व्यक्तियों को, अपराधी किस्म के व्यक्तियों को वहां की सुरक्षा व्यवस्था को सही ढंग से स्थापित करने के लिए पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है, बगैर किसी कारण पूछने के बजाय भी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं निवारक दंडित नियम और सामान्य दंडित नियम। तो सामान्य दंडित नियम के अंतर्गत कारण पूछने का अधिकार,
24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, आने जाने के समय को छोड़कर। इसके साथ साथ में मनपसंद वकालत करने का अधिकार। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24। ठीक है, इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार कहा गया है। मानव दुर्व्यवहार कहा गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रावधान है। सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला है वालात श्रम। वालात श्रम यानी कि जबरन किसी भी व्यक्ति से कार्य करवाना। वालात श्रम का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को डराकर धमकाकर उस व्यक्ति से काम करवाना, इसे वालात श्रम के अंतर्गत लिया जाता है। दूसरा में हम लोग देखते हैं बेगार। बेगार के बारे में जानते हैं। बेगार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को काम करवाते हैं, अपने काम को किसी भी व्यक्ति के द्वारा करवाते हैं और काम के बदले जब उसे हम पैसा नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति को कहा जाता है बेगार। तो इस प्रकार का प्रतिबंध किया गया है। तीसरा में कहा गया है मानव व्यापार। मानव व्यापार का मतलब है कि पैसे के बदले किसी भी स्त्री यानी महिला या बच्चों का व्यापार कर लेते हैं कुछ व्यक्ति, तो इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंधित किया गया है। सती प्रथा पर प्रतिबंधित किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को प्रतिबंधित करके इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कंपनी में काम नहीं करवाना। अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाते हैं तो इसे मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार उसका किया जा रहा है। यदि ऐसा कोई करते हुए व्यक्ति पाया जाता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने और अधिक से अधिक 1 वर्ष का सजा हो सकता है। और इस सजा के साथ साथ उस व्यक्ति के ऊपर कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 24 यानी 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कंपनी में काम करने के लिए नहीं दिया जाना। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यवहार। मानव दुर्व्यवहार के रूप में वालात श्रम। वालात श्रम का मतलब है कि जबरन किसी व्यक्ति से कार्य करवाना। बेगार का मतलब है कि काम के बदले पैसा नहीं देना। और मानव व्यापार का मतलब है कि स्त्री या फिर महिला या फिर बच्चों का तस्करी करना। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ा। इसके आगे का जो पॉइंट बचा हुआ है वो 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा। ठीक है।